एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग लाइव है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपको पता है कि ये जो शुरुआत का 25 दिन है, मैं इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा और अगला जो 20 दिन होगा उसमें मैं आपको मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो मैग्नेटिज्म होगा। आपको पता है कि मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी मैग्नेटिज्म की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, रुक जाइए 2 मिनट। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, ये सिलेक्शन दिलाने की सबसे तगड़ी सीरीज चल रही है। आपको मैं वादा करता हूं कि इससे बेहतरीन पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको ये सीरीज नहीं मिलने वाली। और आज का जो चैप्टर मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन रेलवे एग्जामों में भर भर के पूछा जाता है। मैं पहले इसका सबूत दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी कभी मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाने आता हूँ ना, तो लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कभी आता नहीं है, हमेशा मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा कि इससे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा आराम से आज चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। एवरीथिंग, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि मैंने आंसर लगा दिया पूर्व दिशा दक्षिण दिशा, नहीं, एवरीथिंग मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, जब भी कभी हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप देख लो भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेके आता हूँ, है ना। डबल साउंड आ रहा है, थोड़ा आराम से आज चैप्टर पढ़िएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको यहां समझाऊंगा। चलो, अब आप जल्दी से बता दो, अब डबल साउंड आ रहा है? अब क्लियर है? लेके आता हूं, है ना, डबल साउंड आ रहा है, थोड़ा आराम से आज चैप्टर पढ़िएगा। ओके, अब एक बार क्लियर कर लीजिए। अब क्लियर है? जल्दी बताइए, आप सही आ रहा है? अब सही है? ओके, तो मैंने आपसे ये कहा कि हम लोगों का जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म चल रहा है, और मैग्नेटिज्म से भर भर के सवाल पूछते हैं। रेलवे हमेशा सवाल पूछता है इससे। अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूं, मैंने हमेशा जब भी कभी वाला चैप्टर पढ़ाया है तो आपको ये बताया है कि इस वाले चैप्टर से कैसे सवाल पूछे गए, रिसेंटली में कैसे पूछे गए। आप देखो ना, ये धारावाहिक प्रणाली पे 3 लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखे हैं, और कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है ये मैं कहीं से उठा नहीं लाया हूं, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है, और रेलवे के हर एग्जाम में आता है, एएलपी से लेके ग्रुप डी, आरपीएफ, सब एग्जाम में। आप देखो ना, ये है मैग्नेटिज्म के सवाल। मतलब अगर आपने मैग्नेटिज्म को नहीं पढ़ा, इसका मतलब या तो आप अपने सिलेक्शन को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर चले जा रहे हैं। ओके, तो क्लास की शुरुआत किया जाए भाई, पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए, ट्राई करके देखिए। और एक और खास बात है, मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छा करने के लिए मैं कल शाम 7 बजे आपको एक वीडियो दूंगा। मैं कल शाम 7 बजे आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें 6 घंटे का पूरा मैग्नेटिज्म की मैंने थ्योरी पढ़ाई है। तो कल शाम 7 बजे मैं आप लोगों को एक क्लास दूंगा जिसमें मैग्नेटिज्म की 6 घंटे की पूरी थ्योरी है। आप लोग वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद भगवान कसम, मैग्नेटिज्म ना तुमसे डरेगा, तुम मैग्नेटिज्म से नहीं डरोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। और आते हैं एग्जाम में, आप ये मान के चलो कि जिसका मैग्नेटिज्म तैयार है वो अपने सिलेक्शन की ओर 200% बढ़ जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन से मिलते हैं और बताते हैं पहला सवाल क्या है। यह सवाल हमारे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। पढ़िए, समझिए और जल्दी से उत्तर देते दिखाइए। पहला सवाल क्या, आंसर क्या होना चाहिए। बोला है सभी सही विकल्प चुने, प्रेरकत्व का एसआई मात्रा हेनरी लिखा जा सकता है। हेनरी इनमें से क्या है? बच्चों, हेनरी का नाम सुना है ना। जब भी कभी आपसे पूछा जाता है इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। तो बोला है हेनरी को हम किसमें लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 में से कौन सा हमारा सही है। तो बच्चों, कई सारे फॉर्मूले होते हैं हेनरी को लिखने के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एनर्जी यू बराबर होता है 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, 1/2 Li²। बच्चों, यू का मात्रक जूल है ना, और आपको पता है कि आई मतलब एम्पियर। तो अगर मैं जूल प्रति एम्पियर का स्क्वायर कर दूं तो ये कहीं ना कहीं बताइए किसके बराबर होगा, एल के। तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये देखो एकदम सही है, ये एकदम सही है। और सुनो बच्चों, इसके बाद आपने एक फॉर्मूला सुना होगा N बराबर L इंटू आई, ये भी होता है। अगर मैं यहां से L की यूनिट पूछूं, L की, तो फाई की यूनिट होती है वेबर, और आई मतलब धारा की यूनिट एम्पियर।
तो वेबर प्रति एम्पियर ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या है, इंडक्टेंस है। सुन रहे हैं ना सब लोग। और आइए बच्चों, इसके अलावा आप लोगों को मात्रक वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि L बटे आर टॉमा CR और टॉमा अंडर रूट LC, इन तीनों का मात्रक एक ही होता है, इन तीनों का मात्रक सेकेंड होता है, टाइम होता है। बात पढ़ी नहीं पढ़ी? तो बच्चों L बाई आर कहीं ना कहीं सेकेंड है, और आपको पता है कि R का मतलब क्या है, R का मतलब ओम है, तो इसका मतलब ओम इंटू सेकेंड, L का मात्रक आ गया ओम इंटू सेकेंड, ये भी एकदम सही है। सुनना है ना सब लोग, बहुत मजेदार चैप्टर है, मैं पहले बता दूं बच्चों। ओम, क्या हम लोग ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर लिखा जा सकता है? भाई R बराबर V अपॉन I से ओम को हमने वोल्ट प्रति एम्पियर लिख दिया इंटू सेकेंड, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, ये देख लो हमारा दूसरा वाला उत्तर भी एकदम सही आ गया, देख लीजिए। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही क्वेश्चन। हेनरी को कितने पदों में लिखा जा सकता है, आप चेक कर लो। एक दो नहीं, 4 पद मैंने बताए हेनरी को कैसे लिखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही सवाल। नेक्स्ट आइए, ये लो दूसरा वाला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेटर और मोटर के हमेशा सवाल पूछे जाएंगे, क्या बात है। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग शेयर भी कर दो फटाफट। देखो आज ना क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो फटाफट जल्दी से पहले एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि संख्या थोड़ी बढ़ सके। बोला है खाली जगह कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर, इसका प्रयोग कहां किया जाता है बच्चों? कम्यूटेटर AC को DC बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो आपका कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसी को हम लोग स्प्लिट रिंग के नाम से जानते हैं, स्प्लिट रिंग। और कम्यूटेटर क्या काम करता है सर? ये हमारी AC करंट को DC करंट बनाता है। मतलब आप ये कह सकते हो ये एक तरह का रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का मतलब ये AC को DC बनाता है। हाँ, तो कम्यूटेटर का इस्तेमाल हम लोग DC मोटर में भी करते हैं, और ध्यान रखना हम लोग DC जनरेटर में भी करते हैं, DC जनरेटर। बट अंतर है, दोनों में यूज तो करते हैं लेकिन दोनों में अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। बच्चों DC मोटर में कैसे यूज करते हैं? DC मोटर में दी तो जाती है करंट AC, लेकिन AC को DC बनाकर फिर वापस दी जाती है मोटर को। तो DC मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग इंट्री में करते हैं, और DC जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? एग्जिट में करते हैं, एग्जिट में। ये सब बातें याद रखना है, ओके। लेकिन होता यूज दोनों जगह है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही है, बी वाला आंसर एकदम सही है। ये लीजिए, ये लो तीसरा नंबर, ट्राई कीजिए। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए। भैया ऐड वैड मैं नहीं लगाता हूं यार, वो सब यूट्यूब करता है, आप ये मान के चलो, नहीं तो आपको ऐड फ्री वाला 99 वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यूट्यूब का। मैं नहीं लगाता हूं ऐड, वो सब यूट्यूब की तरफ से। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही सीधे चालक पे लगने वाले बल के बारे में बताइए कौन सा सही है। बच्चों जब भी कभी कोई धारावाही चालक है, जैसे कि धारावाही चालक है जिसमें धारा I बह रही है, अगर इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो याद रखना इस पर बल काम करने लगता है, और उस बल का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। ध्यान रखना इस बल का फॉर्मूला BIL sin थीटा होता है। बट बल की दिशा कैसे निकालते हैं बच्चों? बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा बताई जाती है। तो सवाल यह है कि कौन सा सही है। पहला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर बल की दिशा वही रहती, गलत। अरे भाई बल की दिशा कहीं ना कहीं बल अंगूठा होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र होती है, बीच वाली धारा होती है। अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी तो बल की दिशा बदल जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर बल की दिशा वही रहती है सर, गलत है, गलत है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, यह बात एकदम सही लिखी हुई है, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर जाएगा, ओनली बी। सुनना है ना? चलो आ रही नेक्स्ट, चलो बताओ चौथा नंबर। ये वाला जो वर्ड लिखा है सोलेनॉइड, पिछली बार लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया था सोलेनॉइड ने। सोलेनॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। सोलेनॉइड का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कॉइल है हरा, और अगर इस कॉइल में हमने धारा I बहा दी, तो
तो धारा आई बहाने से ध्यान रखना, इसका एक सिरा नॉर्थ सिरा बन जाता है, दूसरा साउथ बन जाता है। ओके, एक नॉर्थ बन जाता है, दूसरा साउथ बन जाता है, और इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आती है ना, ये समांतर रेखाएं आती है। कैसे आती है? समांतर आती है। मतलब इसके अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म नेचर का होता है, एक समान रूप का होता है। अब इसी पर इन्होंने सवाल पूछ लिया कि किसी सोलेनॉइड में घुमाव की संख्या बढ़ जाने से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला सुनिए। ध्यान रखना, किसी सोलेनॉइड के अंदर, अंदर का मतलब केंद्र में, चुंबकीय क्षेत्र का अगर कोई फॉर्मूला पूछे क्या होता है तो कह देना म्यू नॉट, उसके बाद n इंटू आई अपॉन एल। ये फॉर्मूला किसी भी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसको याद कर लो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। याद है नहीं याद है बच्चों? इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए जरा, यहां पर n की वैल्यू बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो कहना n की वैल्यू बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, है ना। तो घुमाव की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 2 महीने, 2 से 3 महीने का समय मिलता है सिविल 2 के लिए, बस उससे ज्यादा नहीं। चलो बताइए अगला। बोला है टेस्ला, आपको बताना है इनमें से किसके बराबर होता है ना। आपको बताना है टेस्ला इनमें से किसके बराबर होता है। बच्चों अगर हम लोग एक टेस्ला की बात करते, बच्चे वैसे मैं बता दूं, जो टेस्ला होता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। तो ध्यान रखना, टेस्ला को ही हम लोग एक नाम से और जान सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी टेस्ला ही है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर का ही एक नाम और होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी हमारा कह सकते हो टेस्ला का ही मान है। जबकि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक टेस्ला में कितना डॉस होता है, तो याद रखना एक टेस्ला में 10 की पावर 4 डॉस होता है। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 डॉस होता है। बच्चों ऊपर वाले जितने मात्रक लिखे ये सब चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक है, और डॉस चुंबकीय क्षेत्र का कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। सुन लो। तो बच्चों यहां पर जो है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर जो है ना, पहला वाला उत्तर भी सही आ रहा है, और यहां पर चौथा वाला उत्तर भी सही आ रहा है। ए और डी दोनों सही आ रहा है, लेकिन यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे अच्छे से पता है। यहां पर आप पहले वाले ऑप्शन को 1 मत करिए, पहले वाले ऑप्शन को आप क्या कीजिए सर, पहले वाले ऑप्शन को 10 कीजिए। पहले वाले ऑप्शन को क्या करना है सर? पहले वाले ऑप्शन को 10 करना है। तो जब आप पहले वाले ऑप्शन को 10 करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कौन वाला उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धनंजय इतने बड़े हो गए भाई, अभी भी आपको नोट्स बनाना सिखाया जाए हैं? आप ये बताओ, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, और अभी भी आप नोट्स बनाना नहीं सीख पाए, कैसी बात करते हो, है ना। मुझे पर्सनली फोन करना, पेड कोर्स में कई सारी जगह मैंने नंबर दिया है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, डीसी और एसी जनरेटर के लिए जरूरी अंतर क्या है? बच्चों ये वाला सवाल भी 2022 वाले पेपर में ही आया है। डीसी और एसी जनरेटर में जरूरी अंतर क्या है? बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी अंतर कम्यूटेटर का होता है, जिसे आप स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। ध्यान से सुन लो, ध्यान रखना, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर का प्रयोग होता है, और कम्यूटेटर का ही मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया है। इसी का दूसरा नाम बताइए क्या होता है? स्प्लिट रिंग्स। जबकि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है। यही सबसे मेन डिफरेंस है, बाकी और डिफरेंस वो मेन नहीं है, ये मेन सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट है ये लीजिए, ओके 7वां नंबर, ट्राई कीजिए। अब वाला सवाल गलत नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा तुम्हें देख रहा हूं। लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, सवाल ये है, और ये तुमने गलत कर दिया। अभी अभी मैंने पूरी डिटेल बताई इसकी, ओके। क्या बात है, लंबी सीधी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो आप मुझे ये बताओ जरा, ये देखिए, ये हमारी लंबी सीधी प्रणालिका है। और बच्चों इस लंबी सीधी प्रणालिका के अंदर मैंने आपको बताया कि जब धारा आई बहाते हैं तो यहां पर नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बनता है ना। और इसके अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आता है वो कैसा आता है? इस तरह से आता है, ऐसे ऐसे। और बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान रूप का, ठीक है। सर टेक्नीशियन डेट 3 के लिए चैप्टर वाइज करवा दो प्लीज, आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। संदीप ये क्या हो रहा है?
ये चैप्टर वाइज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है बताइए, है? तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हेलो हो भैया, 3 स्टेटमेंट वाले आ रहे, थोड़ा ध्यान से, बहुत सही सवाल है। ये देखिए, पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना भैया, पहले सवाल को समझना क्या कह रहा सवाल। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, अंकित गौतम आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए और भी 2-4 मोहल्लों का नंबर दे दीजिए, मैं उनको पर्सनली टेलीग्राम से में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। है पीडीएफ टेलीग्राम में भेजी जा रही है डेली, तब भी पीडीएफ सेंड कर देना, ये क्या बात होती है? कौन सा निष्कर्ष ऑस्टेड के प्रयोग से सही है? ऑस्टेड इसने ध्यान रखना क्या दिया था, धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया था। पहला देखिए, धारावाही चालक के किनारे रखी चुंबकीय क्षेत्र कंपास सुई विक्षेपित होती है। देखो, धारावाही चालक के किनारे, जैसे कि कोई धारावाही चालक है ना, तो बच्चों इसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है? सर इसके चारों ओर पैदा हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर पैदा हो जाता है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अगर कोई चुंबकीय सुई आपने रखी हुई है, चुंबकीय नेडल रखी हुई है, वो नेडल में विक्षेपण होगा। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। अरे धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बात भी एकदम सही है। धारावाही चालक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ये भी सही है। अरे धारावाही चालक के किनारे रखी गई कंपास सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने के साथ नहीं बदलती, गलत, टोटली गलत। अगर आपने इसमें धारा की दिशा बदल दी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी तो विक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगी, और लास्ट में बोला है नहीं बदलती, इसका मतलब ये वाला पॉइंट गलत है। ए और बी हमारा सही है, और ए और बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए वाले आंसर के साथ। ठीक है विवेक कुमार, कल शाम के 7 बजे पूरा मैग्नेटिज्म का वीडियो मिल जाएगा, 5 से 6 घंटे का, आप देख लीजिएगा कल शाम 7 बजे सबको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलो अब पूरा डिटेल में, इसलिए मैंने बोला 6-7 घंटे का वीडियो है। क्या बात है, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट, जल्दी से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दे ताकि संख्या थोड़ी और बढ़ सके, है ना। या फिर आप कह देते कि मैग्नेटिज्म सर मुझे पसंद नहीं है, मत चाहिए, पता है सिलेक्शन दूर हो जाता तुम्हारा। ये देखिए, ये सवाल आरपीएफ 2019 में आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि आरपीएफ में नहीं आता है, ये भी आता है। सवाल देखो क्या बोला जा रहा बच्चों, बोला है एक लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। अभी मैंने धारावाही प्रणालिका के बारे में पूरी डिटेल बताई है। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाएं होती है, और इसीलिए ध्यान रखना वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, समांतर रेखाएं होती है। चलो आगे नेक्स्ट, ये लो 10वां नंबर, ये वाला सवाल भी अब देखो, ग्रुप डी 2022 छोड़िए, 2018 में भी सवाल पूछे रहे हैं इनसे, 2018 में भी सवाल पूछे रहे। क्या बात है, एक बार मैं थोड़ा देख लूं जरा, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने लाइक किए हैं। देखने वाले अभी 300 पहुंचने वाले, लाइक अभी हमारे 180 हैं। वाह भाई वाह, इतना खतरनाक सेशन जो आपको यूट्यूब पर 2-4 ही देखने को मिलेंगे, है ना। चलो बताओ बच्चों, सवाल लिखा है, यदि समान विभव वाले 2 आवेशित पिंडों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, और दोनों पर समान विभव है। मान लेते हैं कि दोनों पर 10 वोल्ट और 10 वोल्ट का विभव है। अगर आपने इन दोनों को समान तार से जोड़ दिया तो बताइए धारा बहेगी नहीं बहेगी? बच्चों धारा को बहने के लिए विभवांतर होना जरूरी है। जब दोनों समान विभव में हैं तो ध्यान रखना कोई धारा नहीं बहेगी, धारा 0। धारा को बहने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब कह दिया दोनों समान विभव पे है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट चलो बताओ, पृथ्वी का चुंबकत्व किस कारण से होता है? ये हमारा 2022 में आया हुआ सवाल है। पृथ्वी का चुंबकत्व किस वजह से होता है? आपको पता है हमारी पृथ्वी भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है। तो बच्चों याद रखना, अर्थ के उत्तरी दिशा में उत्तरी दिशा में साउथ पोल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उल्टा होता है ना। सुनो ध्यान से, मतलब जब आप लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हो तो पृथ्वी का वहां आपको साउथ पोल मिलेगा, और जब आप लोग
कहां, साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, तो ध्यान रखना पृथ्वी का कौन सा सिरा मिलता है, कौन सा पोल मिलता है, नॉर्थ पोल मिलता है। ओके, तो ये जो अंदर लिखे हैं ना, ये पोल लिखे हैं, तो डायरेक्शन उत्तरी दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी पोल और दक्षिणी दिशा में पृथ्वी का उत्तरी पोल, नोट डाउन कर लेना। और ये पृथ्वी के अंदर ये जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनते हैं, पता किस वजह से बनते हैं? देखो लाइन से सब लोग कह रहे हैं मैडनेस इफेक्ट, हद है यार, तुम्हें मैडनेस इफेक्ट के बारे में नहीं पता। मैडनेस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मैडनेस इफेक्ट ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जब आप लोग खिलाड़ी किसी बॉल को ऐसे स्विंग कराता है, और याद करो बर्नौली की इक्वेशन में किसी भी बॉल का हवा में ही घूम जाना, हवा में घूम जाना, वो कहलाता है मैडनेस इफेक्ट। और मैडनेस इफेक्ट पे यह यूं कहिए कि बर्नौली की प्रमेय जो होती है, बर्नौली की प्रमेय पर ही काम करता है मैडनेस इफेक्ट। सब लोग मैडनेस इफेक्ट लिए चले। मैडनेस इफेक्ट कहां से आ जाएगा? मैग्नेटिज्म में मैडनेस इफेक्ट लगा दो, हट दे। डॉपलर ध्वनि में होता है, सोलर इफेक्ट नहीं। इसका आंसर जाएगा डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं। पृथ्वी के अंदर ढेर सारी पिघली हुई धातुएं होती है, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, यानी बहुत सारे धनायन और बहुत सारे ऋणायन होते हैं। वो धनायन और ऋणायन जब सर्कुलेट करते हैं, तो आप सबको पता है कि धनायन और ऋणायन जब सर्कुलेट करेंगे तो धारा बहेगी, और धारा बहने से बताइए क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र आता है। और इसी प्रभाव को हम लोग डायनामो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामो इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। डॉपलर इफेक्ट ये पढ़ा जाता है मेरे भाई ध्वनि में, साउंड वाले चैप्टर में। इसका मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे चलो 12वां नंबर होती। चलो एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? प्राम सर, मैं साइंस के लिए 2-3 महीने से परेशान था, आपको 3 दिन पहले पाया, आपको खोजने में लेट हुआ, लेकिन देर से दृष्ट आया, और आपकी प्लेलिस्ट में 50 घंटे में। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कमेंट करके, सुन के मजा आ गया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सवाल लिखा है ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बच्चों जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, वो याद रखना सबसे पहले एसी वोल्टेज पे काम करता है। किस पर काम करता है? एसी पर। डीसी पर ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता। और ट्रांसफार्मर जो है ना, वो प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और वो भी कौन वाला प्रेरण? तो कह देना अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन, है ना। तो ये एसी के लिए प्रयोग थे, ये सही है। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, ये भी सही है। और आगे दिखा इसकी मदद से वोल्टता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, ये भी सही है। बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी करंट पे काम नहीं करता, है ना। कभी भी कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। और जो लिखा है यह केवल डीसी के लिए प्रयुक्त थे, सर ये गलत है, ये गलत है। और जो गलत है वही सही है ना। जो गलत है वो हमारा क्या है? सही है। अच्छा कोई मुझे 2-4 सवालों के आंसर दे सकता है? बच्चों ये बताओ मोबाइल के चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? ठीक है बच्चों, आपको बता दें मोबाइल का जो चार्जर होता है ना, वो हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वो 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और आपके घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। तो मोबाइल का चार्जर क्या काम करता है? आपके 220 वोल्ट को बताइए कितना बना देता है? 3 वोल्ट। इसीलिए मोबाइल के चार्जर में लगा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज हमारा घटा देता है, वोल्टेज घटा देता है। समझे नहीं समझे? चलो आ रही है नेक्स्ट है, ये लो बच्चों सवाल लिखा है 13वां नंबर सवाल, इनमें से बताइए कौन सा कथन गलत है। अच्छा सवाल ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। अरे अगर दिखाई नहीं दे रहा होता तो मैं एक बार कह सकता था, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। अच्छा सवाल, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हीं में से कोई एक गलत है, क्योंकि दोनों में मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा है। मेरे भाई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल जनरेटर करता है, ये सही है, लेकिन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल मोटर करता है, गलत हो रही है सर। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल बनाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? बी वाला गलत है सर। अगला वाला लिखा है वायर विद रेड इंसुलेटर इज यूजुअली लाइव वायर। बहुत अच्छी बात है बच्चों, लाइव वायर उस वायर को बोलते हैं जिसमें धारा बहती है, और ज्यादातर वो हमारा किस कलर से कोड किया जाता है? लाल कलर से। ये बात एकदम सही है, ताकि पता रहे कि ये खतरनाक वायर है। किसी लंबी वृत्ताकार
विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है। अरे यार ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया है बच्चों। ये वाला उत्तर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत हमारा बी है। और सवाल में देखो गलत पूछा जा रहा था, सवाल में गलत पूछा जा रहा था, इसलिए बी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है, चलो 14। क्या बात है, हाँ बिल्कुल ग्रीन हमारा अर्थ वायर होता है, एकदम सही बताया है ना। और न्यूट्रल वायर की बात करते हैं तो वो हमारा ब्लू होता है। चलो ग्रुप डी 2022 में आया हुआ सवाल है, हम किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं, किसी कॉइल में विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, इंडक्शन का सवाल है, विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखो जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई चुंबक है, ओके, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैंने ये चुंबक बना के दिखाया। अगर आपने इस चुंबक के बगल में कोई कॉइल रख दी और मैं इस कॉइल में धारा पाना चाहता हूं, तो बच्चों चुंबक और कॉइल के बीच में तुम्हें रिलेटिव मोशन का आना पड़ेगा। कौन सा मोशन का आना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन का आना पड़ेगा। वो रिलेटिव मोशन कैसे भी हो सकता है, या तो दोनों को पास पास लाओ या तो दोनों को दूर दूर लाओ, हैं। अगर आपने इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति हटा दी तो 101% इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगी, धारा पैदा हो जाएगी। और इसी धारा पैदा होने की घटना को क्या नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सवाल लिखा है कि किस स्थिति में धारा प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराता है, बिल्कुल। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके, हाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र भी बदल दिया तो भी धारा आ सकती है। कैसे, E बराबर याद करो फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों ये जो फाई है, क्या इस फाई की जगह पर हम लोग B इंटू ए कॉस थीटा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हम लोग अगर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर दे, B को परिवर्तित कर दे, तो भी वोल्टेज पैदा हो जाएगा। और जब वोल्टेज पैदा हो जाएगा तो बच्चों धारा भी आ जाएगी, I बराबर E अपॉन आर, V अपॉन आर से। ये भी सही है। नियत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को सिर्फ रखकर नहीं, सिर्फ रखकर कभी धारा नहीं आ सकती। रखने के बाद सापेक्ष मोशन नहीं होगा, सापेक्ष गति नहीं होगी, तो धारा जीरो। तो धारा ना हमारे ए और बी वाले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक बार थोड़ा सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया, जल्दी बताइए क्लियर हो गया। चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लीजिए 15वां, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, पढ़िए बच्चों। 15वें नंबर सवाल को देखिए, एक नियत वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान सुनो। सबसे पहले तो सोचो कि अगर कोई स्थिर आवेश है तो क्या उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखना, अगर कोई स्थिर आवेश है, चाहे वो धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, स्थिर आवेश हमेशा हमेशा ध्यान रखना एक विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। कोई भी आवेश स्थिर होगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। रघुवीर, मैं इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। कमेंट इतना तेज ऊपर बढ़ रहा है, मैं इतना बड़ा कमेंट कहां से पढ़ूंगा बताओ। आ जाइए बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये कब पैदा होता है, तो ये तब पैदा होता है जब हमारे पास गतिशील आवेश होता है। बच्चों गतिशील आवेश, इसका मतलब होता है धारा, और जहां पर कोई धारा बहती है वहां पर धारा रखना, विद्युत क्षेत्र भी आता है, चुंबकीय क्षेत्र भी आता है ना। तो अगर तुमसे सवाल ये पूछा गया होता कि सिर्फ स्थिर आवेश क्या पैदा करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन गतिशील आवेश क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है, क्योंकि उसमें धारा भी आ जाती है। नेक्स्ट ये लो ओके। ये वाला सवाल मुझे एक बच्चे ने भेजा था, और बच्चे ने भेजा था, जब मैंने इसको गूगल पे डाला तो मुझे दिख के आ गया कि सर ये एग्जाम में पूछा गया है, 13 सितंबर के पेपर में पूछा गया है सवाल, जाके देख लीजिए। लेकिन है बहुत खास सवाल। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सवाल का आंसर कैसे देना है। ऐसे उत्तर पूर्व पश्चिम वाले सवाल आपने बहुत देखे होंगे, फिर भी हमें नहीं पता चलता कि कौन सा आंसर सही करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 2-4 चीजें। बच्चों सबसे पहले तो डायरेक्शन आप सब लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। ऊपर हमारा नॉर्थ हो गया, नीचे हमारा साउथ हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, तो कह देना ये हमारा ईस्ट हो गया, और आपको पता है कि ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। मैंने सबसे पहले डायरेक्शन बना के दिखा दिया। अब सवाल को ध्यान से सुनना, पढ़ना। क्या कह रहा है सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पश्चिम से पूर्व है। ये देखो पूर्व, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। आ जाइए
फिर आगे बोला जा रहा है एक क्षैतिज रूप से रखा चालक ऊपर की दिशा में बढ़ता है। बच्चों जब भी कभी तुम्हें ऊपर की दिशा कहे तो ऊपर की दिशा का मतलब होता है बाहर की दिशा, इसको नोट डाउन कर लेना। ऊपर की दिशा का मतलब होता है बाहर की दिशा, और अंदर की ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा का मतलब होता है अंदर की दिशा। तो हमारा कोई चालक है जो क्षैतिज रूप से रखा है और कहां की ओर बढ़ता है, ऊपर की दिशा में। तो हमने चालक को ऐसे रख लिया, ये कोई चालक है और ये चालक बताइए कहां की ओर बढ़ रहा है, तो कह देना ये चालक हमारा ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। ऊपर की दिशा का मतलब इस तरीके से देखो, ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे बाहर ऐसे। तो बोला जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा बताइए कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग का कौन सा नियम देता है, कौन सा नियम है फ्लेमिंग का जो प्रेरित धारा की दिशा देता है। तो याद रखना प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देता है। कौन सा देता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट नहीं। लेफ्ट वाला तो बल की दिशा देता है और राइट हैंड रूल धारा की दिशा देता है। चलो राइट हैंड रूल लगाइए, ये हो गया राइट हैंड रूल। चुंबकीय क्षेत्र कहां है, इधर, और ये चालक बाहर की ओर आ रहा, बाहर की ओर, बाहर की ओर ऐसे, तो ये बल की दिशा बन जाएगा। ये देखो तो बल की दिशा ऐसे। अब देखो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, अंगूठा बाहर की ओर बल की दिशा बना रहा है, तो मध्यमा कहां आ रहा है, सर मध्यमा ऊपर की ओर जा रहा है। समझ में आया नहीं आया, राइट हैंड रूल दे दो। बाहर या अंगूठा बाहर, तर्जनी ऊपर, तो ऊपर की ओर आ रहा है तो धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी प्रेरित दिशा धारा की दिशा ऊपर साइड होगी। दैट मींस नॉर्थ डायरेक्शन होगी, उत्तर दिशा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट कल शाम 7 बजे मैं 6 घंटे का वीडियो मैग्नेटिज्म में दूंगा, देख लेना। ओके चलो आ जाइए। हाँ कुछ बच्चों ने मेरे बताने से पहले बताया था, मुझे अच्छे से पता है ना, और जिन्होंने बताया था उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष, मतलब उन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। चलो ये वाला तो काफी आसान है, ये वाला आप बता दोगे तुरंत। इसका आंसर बताइए बच्चों। बोला है प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और पूरब की ओर गति करता है। देखो पूरब की ओर गति करता है, यानी प्रोटॉन पूरब की ओर गति करता है। प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है। भैया नीचे की दिशा, मैंने अभी बताया नीचे की दिशा का मतलब होता है अंदर की दिशा, बताया ना। तो बच्चों जब आप कॉपी पिन पे बनाइए तो जब भी कभी तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए नीचे की दिशा, तो समझ जाना वो अंदर की दिशा है, अंदर की दिशा है। तो यह हमारा अंदर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। पूरब की दिशा में हमारा प्रोटॉन गति करता है। बच्चों प्रोटॉन हमारा धनावेश है और धनावेश गति कर रहा है पूरब की दिशा में, यानी ये हमारा प्रोटॉन यानी धनावेश हो गया, और धनावेश गति कर रहा है पूरब की दिशा में, ऐसे पूरब की दिशा में, ये धनावेश हो गया। ओके तो जिस ओर धनावेश जाता है मेरे भाई उसी ओर बताइए क्या बहती है, धारा। और आगे लिखा बल की दिशा बताइए, ये लो आसान हो गया। अरे बताओ बल कैसे पता चलता है, तो कहना बल की दिशा बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। भाई कुछ याद आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि अंदर बोला है, मतलब कहां बोला है, ये देखिए है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। नीचे बोला है तो नीचे का मतलब अंदर। धारा ये, धारा ये, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। तो अंगूठा कहां जा रहा है, सर अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हमारा कौन वाली डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर, उत्तर। अच्छा कुछ लोग डी आंसर बता रहे हैं मेरे भाई, इसमें राइट वाला नियम नहीं लगाना। हाँ गलती मत करो, जब तुम्हें धारा की दिशा, बैटरी चेंज कर दो, जब तुम्हें इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है तो राइट हैंड, और बल की डायरेक्शन निकालनी होती है तो लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रूल जब तुम लगाओगे तो आप बताओ जरा, ये हमारा कहां की ओर है, ये अंदर, ये धारा, और अंगूठा कहां आ रहा है, ऊपर, यानी इस पे जो बल काम करेगा वो कहां की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। चेंज करो, चेंज करो। अरे बोलो बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। और मैंने ये बात बताई कि तुम्हारे एग्जाम में जब नीचे की ओर रहे तो उसको समझ रहना, कॉपी पेन पे बनाते समय आपको अंदर लेना है। ऊपर की ओर रहे तो कॉपी पेन पे बनाते समय बाहर की ओर लेना है, ठीक है। बच्चों अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर सुनिए। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इनवर्ड है,
इनवर्ट है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 8 हमारे पास प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरह से गति करते हैं। तो बताइए दोनों पर बल की डायरेक्शन कहां हो रही, तो बच्चों कुछ नहीं करना, प्रोटॉन धनावेश होता है इसलिए धारा की दिशा इसी तरफ हो रही, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है इसलिए धारा की दिशा अपोजिट हो रही इसमें। अब बल की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। बच्चों लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है तर्जनी अंदर, ये धारा अंगूठा ऊपर, तो प्रोटॉन में बल की डायरेक्शन ऊपर आ रही। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन होता तो धारा की दिशा यहां नहीं, धारा की दिशा अपोजिट हो रही। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा की दिशा ये बीच वाली फिंगर, अंगूठा नीचे आ रहा है तो बल की दिशा नीचे। अरे ये सब बहुत मजा आता है पढ़ने में समझे ना। चलो ये वाला ये लीजिए, और रटना नहीं है। मैं देखता हूं यूट्यूब पे 2-4 है जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझते, ऐसे सवालों में 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रोटॉन नीचे की दिशा में समान, उत्तर की दिशा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ रहे। ये क्या था, और ऐसा पढ़ोगे मैं विश्वास मानिए आप सिंगल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने कल स्पेशली आप लोगों के लिए मैग्नेटिज्म का वीडियो डाल रहा हूं कल। ये लीजिए, एक बिंदु P चुंबकीय क्षेत्र जो लंबी धारा ले जाने वाले 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना है, दोबारा से। अब सुनो बच्चों, अगर कोई धारावाही चालक है जिसमें कोई धारा I बह रही है, अगर इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर तुमसे बोला जाए चुंबकीय क्षेत्र की मान क्या होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0/4π और आगे ध्यान रखना 2I/r होता है। ये हमारे r डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, नोट डाउन कर लीजिए। अरे फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर पे चुंबकीय क्षेत्र इतना। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो दूरी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लो बेटा बच्चों, चुंबकीय 4 सेंटीमीटर पे इतना चुंबकीय क्षेत्र है तो 12 सेंटीमीटर पे। अरे सर चुंबकीय क्षेत्र 4 पे दिया है, 12 पे पूछ रहा है। हाँ डिस्टेंस 3 गुना कर दी, 4 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर कर दिया, दूरी 3 गुना कर दी, तो चुंबकीय क्षेत्र 8/3 हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, 10⁻³ का बस 8/3 कर दो, यही उत्तर है ना। अब आप बताओ जरा इसको सॉल्व करने से कितना आएगा। मेरे भाई इस पूरे डेटा को सॉल्व करके देखिए तो 3.33 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला आएगा। मुझे नहीं लगता कि मैथ वाले स्टूडेंट को ये डेटा सॉल्व करना मुझे सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए अगला, ले लो चलो क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई, मुझे लग रहा है कि हम लोग 400 तक पहुंच रहे होंगे, अभी भी हम लोग 400 नहीं पहुंचे। फटाफट एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। सवाल लिखा है किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर बताइए कौन सा कथन हमारा सही है। क्षण चुंबक के कारण बच्चों आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्षण चुंबक है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, और अंदर साउथ से भी नॉर्थ आती हैं। ऐसे होता है नहीं। तो क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। देखो बाहर जो दिशा होती है ना मेरे भाई, वो उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन अंदर कहां दिशा है, तो कह देना अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। अंदर दक्षिण से उत्तर होती है, बात एकदम सही है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती, गलत नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक क्लोज टर्म बनाती है, यानी बाहर भी होती है अंदर भी होती है, सीधी सी बात है। तो बी वाला उत्तर हमारा गलत है, ए वाला आंसर एकदम सही है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अरे नेक्स्ट चलो 20 नंबर। ये सवाल मिले हो इस सवाल से, मिले हो नहीं मिले वाले सवाल से, मिले हो मिलते आज सवाल, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। किसी धारावाही चालक में क्रमशः धारा I, 2I और 3I है, उनसे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतने हैं, तो बताइए कौन सा संबंध सही है। मैंने अभी बताया कि जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा I के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती, ये देखो कहां गया, यही तो है, ये देखो। तो धारा आई के समानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो धारा आई के समानुपाती है, तो जहां पर धारा ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, ठीक है। बताओ तो क्या कहना चाहोगे, तो इसका मतलब B3 हमारा सबसे ज्यादा होगा, उससे टर्म हमारा B2 होगा, और आप मेरे भाई सबसे टर्म हमारा B1 होगा। ये देखिए B3 सबसे ज्यादा, उससे टर्म B2, सबसे टर्म हमारा B1। नेक्स्ट है अगला, ये लो 21वां, बताइए। ग्रुप डी में मैग्नेटिज्म है, हद है यार, ये कैसा सवाल तुम सौरभ पूछ रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें डांटू टोटी, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, हैं, मतलब कोई भी ऐसा सवाल मत पूछिए जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए निम्नलिखित में किस स्थिति में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक है। बच्चों जब भी कभी किसी कॉइल में सबसे ज्यादा विभवांतर पैदा करना है तो रिलेटिव मोशन भी सबसे ज्यादा लाना होगा। जैसे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक चुंबक है, और इस चुंबक के बगल में हमने एक कॉइल बना दी। बच्चों अगर मैं ये चाहता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा विभवांतर पैदा हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का रिलेटिव मोशन सबसे ज्यादा हो, और रिलेटिव मोशन सबसे ज्यादा तभी होगा जब दोनों की दोनों चीजें एक स्पीड के साथ आपस में पास आ रही होंगी। बताओ जब पास आ रही होगी तभी तो बीच की दूरी सबसे तेज घट रही है, और रिलेटिव मोशन जब जीरो होगा तो विभवांतर भी जीरो। रिलेटिव मोशन ये वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा है, इसलिए आने वाला विद्युत वाहक बल भी इस वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। बट अगर यही दोनों सेम डायरेक्शन हो जाते, ये भी उसी डायरेक्शन में हो जाता, ये भी उसी डायरेक्शन में हो जाता, तो आने वाला विद्युत वाहक बल जीरो होता। समझे ना क्या कह रहा है। किसी क्षण चुंबक के 2 मीटर पर सेकेंड से स्थिर कुंडली की ओर गतिमान है, किसी कुंडली 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से स्थिर चुंबक की ओर गतिमान है। कुंडली और चुंबक दोनों 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से समान दिशा में गतिमान है। बच्चों समान दिशा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट होगा जहां पर हमारा विद्युत वाहक बल जीरो होगा। क्षण और चुंबक दोनों 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान है, ये वो कंडीशन होती है जहां पर आने वाला विद्युत वाहक बल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है यार, लो 22वां नंबर पढ़िए, आंसर दो पढ़िए भाई जल्दी से बताओ। बच्चों 22वें नंबर सवाल में 2 स्टेटमेंट इन्होंने लिखे और बोला जा रहा है कि भैया बताओ कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। बोला है किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये कोई सीधा धारावाही चालक है, आपको पता है कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो कैसे होता है। देखो अगर मैं इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाला हूं तो मैक्सवेल का थंब रूल लगाते हैं, और मैक्सवेल का थंब रूल अंगूठे को धारा की दिशा में और ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते। ये है मैक्सवेल का थंब रूल, और मैक्सवेल के थंब रूल की मदद से जब आप यहां चुंबकीय बल रेखाएं देखते हो कैसी आएगी, तो यहां पर आने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सर चुंबकीय बल रेखाएं कॉन्सेंट्रिक सर्कल आती है। तो बच्चों जब भी कभी किसी धारावाही चालक में पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी आती हैं तो संकेंद्रित वृत्त आती है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, धारावाही चालक की बात हो रही, परिनालिका की बात नहीं हो रही। परिनालिका में समांतर रेखाएं आती हैं। अरे तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है, ये एकदम सही है। चालक से दूरी बढ़ने पर वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है, एकदम बात सही है। बताओ देखो देखो दूरी ये है, दूरी तुम्हारी बढ़ रही तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चालक से दूरी बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ जाती है, यह बात भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। नेक्स्ट आइए अगला, हेलो 23वां नंबर। मेरे भाई इसमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, उस पर रिलेटेड सवाल है। एक सिंगल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा होगा है ना। जो विद्युत वाहक बल ई होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब फाई के डिफरेंशिएशन करा दीजिए आपको मिल जाएगा बस, है ना।
और आगे समय की वैल्यू दी है 4 सेकेंड। देखिए पूरा सवाल तो पढ़े थे, देखिए तो कहीं ना कहीं समय भी आपको दिया गया है 4 सेकेंड दिया है ना। चलो आउटलाइन करा दी जल्दी से बच्चों। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करा दूं तो 5t स्क्वायर का राउंड है तो t स्क्वायर का 2t तो 10t है ना, और 3t का 3 और आगे 16 का 0 हो जाएगा। ये हमने डिफरेंशिएशन करा दिया 5 का, करा दिया ना। अब t की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 रखनी है, और जैसे ही t की वैल्यू 4 रखेंगे तो 10 गुणे 4 और प्लस हमारा कितना है सर, प्लस हमारा 3 है। तो आप बताओ यहां पर जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 43। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, बी वाला आंसर एकदम सही है। चलो नेक्स्ट ले लो 24 नंबर, बताओ। हाँ 43 एकदम सही है। पढ़िए जल्दी पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। एक बार थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कर दो। और वैसे भी मैंने अपने साइंस के लाइव बैच का जो बैच का दाम है दशहरा ऑफर में बहुत कम कर दिया। तो जितने भी लोग एकदम साइंस डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो अभी तक पिछले 4-5 महीने में कभी नहीं हुआ, साइंस के लाइव बैच का जो दाम 599 था वो अगले 2 दिनों के लिए 399 हो गया। दोबारा से फिर से आपका कह सकते हो फॉर्म आने वाला है एएलपी का टेक्नीशियन का। एक बार साइंस पढ़िए, बार बार नहीं पढ़िए, एक बार फिर से नोट्स बना लीजिए कायदे के साथ, और सिर्फ 399 में ही पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, और तकरीबन मैंने 200 घंटे के आसपास आपका साइंस खत्म किया है। जब एक बार आप पढ़ लोगे ना तो साइंस का औना पौना तिकोना सब आपको तैयार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे को कि मार साहब ये बता दो, तुम्हारे पास लोग क्वेश्चन भेजेंगे कि सर इसको सॉल्व कर दो। माई पार्सल एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ले लेना, या फिर ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना। और 399 कोई बड़ी चीज नहीं होती। दुनिया भर के यूट्यूब पे चैनल पे जाओ रे, इधर खोजो रे, उधर खोजो रे, ये शॉर्ट देखो रे, वो शॉर्ट देखो रे, एक बार पढ़ते देख लीजिए, समझे ना। चलो हम लोग कौन वाले क्वेश्चन पे थे, हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों विद्युत मोटर बहुत आता है यार, ये सब बहुत आता है, मोटर जनरेटर है। सुनो ध्यान से बच्चों, एक बात पहले मुझे बताओ, जो मोटर होता है, मोटर को घुमाने के लिए क्या चाहिए, बल। हाँ बल मतलब बायां, तो मोटर को घुमाने के लिए चाहिए बल, और बल की दिशा कौन बताता है बायां नियम, फ्लेमिंग का बायां नियम, ऐसे याद करो। अच्छा सर जनरेटर को घुमाने के लिए कौन जरूरी है, धारा, और धारा की दिशा कौन बनाता है, डी फॉर धारा, डी फॉर दायां। कहना ये क्या मार साहब बता रहे हो यार, भाई ऐसे ही याद किया है। चलो इधर आइए, तो मोटर की दिशा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है, और जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को यूज करते हैं। इस तरह से याद कर लो। सवाल देखो, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, राइट हैंड गलत है, लेफ्ट हैंड साइड। यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी बनाता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। ऑप्शन नंबर देखो सी एकदम सही है, डी आंसर गलत है, सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट अगला, ये लो अगला बताइए। जितेंद्र कह रहा सर सूरज पढ़ा है आपसे। अच्छा अब जाने कितने सूरज जो है पढ़ चुके यार, अब कौन वाले सूरज की बात कर रहे हो, है कि नहीं। एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, के अनुदिश रखा जाता है, तो बताइए चुंबकीय बल की दिशा। बच्चों देखो आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के अनुदिश गति की जाती है। देखो जैसे कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और इसी के अनुदिश, यानी इसी के अनुदिश का मतलब इसी के अलोन उसकी गति की दिशा है। तो जब भी कभी ध्यान रखना इन दोनों की गति की दिशा सेम हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के समान हो जाती है, तो थीटा बराबर 0 हो जाता है। और आप सबको पता है कि जब भी कभी थीटा बराबर 0 होगा तो फॉर्मूला अगर याद करो, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, और थीटा अगर 0 हो गया तो बताइए लगने वाला बल भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो जब भी कभी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में मोशन करते हैं तो थीटा 0 या 180 होता है, उस समय लगने वाला बल 0 होता है।
ठीक है। नेक्स्ट बताओ 26 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर टिस्ट के साथ जाने वाला है। एक सजाती चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या टिस्ट के समानुपाती होती है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जैसे कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ है ना, और आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश ऐसे लंबवत है, तो थीटा जब भी कभी 90 होता है तो याद रखना उसका मार्ग ऐसे वृत्ताकार हो जाता है। जब भी कभी ध्यान रखना कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। और इस वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला mv/qb होता है। इस वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला mv/qb होता है। याद है नहीं याद? बट इस फॉर्मूले को कई सारे फॉर्मूले में तोड़ा जा सकता है। mv का मतलब संवेग होता है, इसलिए p/qb, संवेग p/qb। और आपको पता है कि गतिज ऊर्जा K बराबर p²/2m होता है। तो अगर यहां से p की वैल्यू निकाल लीजिए तो p की वैल्यू हो जाएगी √2mk/qb। √2mk/qb मेरे भाई ये सारे के सारे मान कहीं ना कहीं त्रिज्या के ही फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं सर? ये फॉर्मूले हमारे त्रिज्या के हैं। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। इस पे वो वाले सवाल पूछे जाते हैं, टिस्टो बढ़ाने टिस्टो घटाने से त्रिज्या बढ़ेगी कितना, त्रिज्या घटेगी। तो कण की ऊर्जा के समानुपाती गलत आवेश के टोटल लिखा था वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती है, तो समानुपाती है कण के संवेग के, कण के संवेग के। लेकिन ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करता है। चलो आगे ये लो, अब इसी पर देखो सवाल पूछा गया है 27 नंबर, पिछला वाला ही पूछा गया, ठीक है। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो कौन सा कथन सही है? जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो कौन सा कथन सही है? तो मैंने अभी यही बताया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो उसका मोशन एक वृत्ताकार मोशन में बदल जाता है, वृत्ताकार मोशन बदल जाता है ना। लेकिन कौन वाला वृत्ताकार मोशन होता है? तो कह देना ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है मेरे भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसकी स्पीड का मान नहीं बदलेगा भाई। यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्पीड से घूमेगा, लेकिन वेलोसिटी जरूर बदल जाएगी, क्योंकि वेट हमारी कैसी राशि होती है सर? वेट हमारी सदिश राशि होती है, इसलिए वेट जरूर बदलेगा। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग दिशा होगी, यहां अलग दिशा होगी, यहां अलग दिशा होगी, है ना। तो संवेग स्थिर है, गलत। संवेग एक सदिश राशि है तो वो स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि दिशा हर समय बदल रहा है। अरे गतिज ऊर्जा स्थिर है, ये सही है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है तो स्थिर रहेगी। वेग स्थिर है, गलत। वेग सदिश राशि है। अरे भाई किसी भी वृत्ताकार मोशन में जितनी भी सदिश राशियां होती है वो सब बदल जाती हैं, है ना। अरे बोलो, सदिश राशियां क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर वेलोसिटी की दिशा, यहां पर वेलोसिटी की दिशा अलग अलग है ना, तो सदिश राशियां बदल जाती है। अब सदिश राशियां क्या क्या हो सकती है? वेग बदल जाएगा, संवेग बदल जाएगा। तो वेग और संवेग ये हमारे बदल जाते हैं, यानी वेरी करते हैं। जबकि गतिज ऊर्जा की बात की जाती या फिर स्पीड की बात की जाती, स्पीड, ये दोनों कैसे रहेंगे? ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि ये हमारी अदिश राशियां हैं। चलो अरे तो आंसर किसके साथ जाएगा सर? इसका आंसर जो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी हमारा सही है, बाकी सब हमारे गलत है, केवल बी सही है। नेक्स्ट है अगला। अल्ले ये क्या हुआ? रुको आएगा। भैया ये बोल्ट कैसे बंद हो रहे यार? लाइट चली गई, बोल्ट तो नहीं बंद होते थे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आ जाएगा। ठीक है चलो, तो 27 नंबर हो चुका है कंप्लीट। ये लीजिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 तक आ गया। 28 में भी एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसमें।
ध्यान सुनिएगा, सवाल क्या है, परपथ में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि 200 वोल्ट का औसत विद्युत वाहक बल प्रेरित करना हो तो 100 प्रेरण गुणांक बताइए। 100 प्रेरण गुणांक क्या? तो 100 प्रेरण गुणांक का एक फॉर्मूला और याद कर लो, E बराबर फॉर्मूला होता है L, और आगे बताइए क्या होता है, di/dt। E बराबर L di/dt, ये वाले फॉर्मूले को भी आप नोट डाउन कर लो, है ना बच्चों। वोल्टेज कितना है सर? वोल्टेज जो पैदा हो रहा है वो हमारा 200 वोल्ट है। 100 प्रेरण गुणांक आपको निकालना है। आई में परिवर्तन 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, 5 - 0, और समय कितना है सर? समय हमारा 0.1 सेकेंड है। क्या आप नहीं निकाल सकते? बताइए, है ना। संदीप कुमार, कल का चैप्टर मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, रुक जाइए एक मिनट। वैसे कल का जो चैप्टर रहेगा वो शायद वर्क, पावर और एनर्जी रहेगा, ठीक है। विक्रम जीत जो है, अभी मैं एक साथ एक मैराथन लगाने वाला हूं, आज या कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा बायोलॉजी के लिए। तो बच्चों ये जो आंसर जाएगा वो 20/5 यानी 4 हेनरी के साथ जाएगा। आप चाहे सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 4 हेनरी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट ये लो, है ना भैया, इसलिए तो बोलते हैं नोट्स वोट्स बना के रखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कण की त्रिज्या एक वृत्त में स्थिर चाल के साथ चलता है। कण के घूर्णन की समय अवधि बतानी है। कण के घूर्णन की समय अवधि कितनी है? बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई भी आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में मोशन करता है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, mv/qb। ये मैंने त्रिज्या का फॉर्मूला बताया ना। सेम उसी तरीके से इसके आवर्तकाल का भी एक फॉर्मूला होता है। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो आवर्तकाल t बराबर फॉर्मूला होता है 2πm/qb। 2πm/qb ये हमारे आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों जो भी हमारा आवर्तकाल है ना वो m पे निर्भर करता है, q और b पे निर्भर करता है, v और r पे निर्भर नहीं करता। इसलिए इसका आंसर जाएगा v और r से स्वतंत्र है। v और r से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर जाएगा? बी, इज इंडिपेंडेंट बोथ v एंड r। अब देखो फॉर्मूले में कहीं पर भी v और r नहीं आया ठीक है, चलो अरे नेक्स्ट ये लो, क्या बात है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समान दिशा में इंगित करते हुए अपने वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सवाल है। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में के समान दिशा में, मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है। ये देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समान दिशा में इंगित करते हुए अपने वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, देखो ना। हाँ बिल्कुल शिवम, उसी की प्लानिंग चल रही है भाई, उसी की प्लानिंग चल रही है, मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो एक बात बताओ, जब उसी दिशा में चलेगा तो थीटा बराबर 0, और थीटा बराबर 0 तो लगने वाला बल भी हमारा 0। और याद करो जब बल 0 होगा तो उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आएगा। अरे भाई बल होता तो ऊपर नीचे जाता ना, जब बल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का वेग कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर एकदम सही, सी वाला, ठीक है। दाई बाई और नहीं मुड़ेगा। अगर कहीं बल लगा होता तो दाई बाई मुड़ता ना, थीटा 0 था, कंडीशन देखिए, इतना सही है। ये तो बहुत आसान है यार, इसका आंसर तो दे दो यार इसमें तो नटुआ ना टटाओ मेरा, मतलब ये वाला आंसर तो आपको देना ही चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। चलो बताओ क्या बात है। एक बार थोड़ा सेशन को और शेयर करो भाई फटाफट, जल्दी से एक बार सेशन को और शेयर कीजिए। इनमें से कौन सा कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव नहीं करेगा? बल का अनुभव नहीं करेगा यानी लगने वाला बल हमारा 0 है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन? बहुत आसान है। अरे यार ये बताओ, न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? चार्ज तुम्हारा 0 है, और चार्ज 0 है तो आप बताओ बल का फॉर्मूला क्या होता है? सर बल का फॉर्मूला होता है QVB आर साइन थीटा। चार्ज 0 है तो बताइए लगने वाला बल भी 0 हो गया, लगने वाला बल भी क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही है।
ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, न्यूट्रॉन्स पे लगने वाला बल हमारा 0 होगा। नेक्स्ट है अगला, चलो अब यहां पर 3 केस याद कर लो, है ना। पहला केस, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 डिग्री पर प्रवेश करता है। दूसरा केस, जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। तीसरा केस, जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम पर प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका रास्ता, उसका पथ कैसा होता है ना। तो याद रखना, जब भी कभी वो थीटा बराबर 0 या 180 पर प्रवेश करता है तो बल 0 होता है, और बल 0 होने की वजह से उसका जो रास्ता है वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। 90 डिग्री पे कैसा होता है सर? 90 डिग्री पे याद करो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, वो तो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं। और अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा बच्चों? अगर 90 डिग्री से कम है तो दोनों चीजें होंगी, वो आगे भी बढ़ेगा और वृत्त में भी घूमेगा, है ना। आगे भी बढ़ेगा, वृत्त में भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा, वृत्त में भी घूमेगा। ऐसे मोशन को बोलते हैं हम लोग हेलिकल मोशन, हेलिकल। तो सवाल यही तो कहना चाह रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करता है, इसीलिए इसका जो रास्ता होगा, कण का जो पाथ होगा, वो हमारा हेलिकल होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट है अगला। हाँ, ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब ये जिसको मैग्नेटिज्म आता भी है उससे नए लेवल का सवाल है, नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है। अभी देखिए ना, इसमें थोड़ा सा आप फंसोगे। क्या लिखा? क्षैतिज दिशा में चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और ऐसे दिशा में प्रवेश करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है। बच्चों, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को हम आउटवर्ड चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और आउटवर्ड चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से शो करते हैं। ये नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा? ऊर्ध्वाधर, मतलब आउटवर्ड है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? ओके, तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर है और इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, तो एंगल तो 90 बन गया। और एंगल जब भी कभी 90 बनता है तो बताइए, एंगल 90 बन गया तो वृत्ताकार होगा, पहली बात तो इनमें से वृत्ताकार वाला कौन सा? परवलय वाला तो आंसर सही नहीं हो सकता, सीधी रेखा भी सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 आंसर बचे, क्षैतिज तल में वृत्त, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्त। अच्छा मेरे भाई, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। मैं आपके सामने 2 सर्कल खींच रहा हूं, एक सर्कल ये है ना, और दूसरा सर्कल मैंने खींचा ये। आप बताइए दोनों में से कौन सा सर्कल हमारा वर्टिकल सर्कल कहलाएगा, और दोनों में से कौन सा सर्कल हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल कहलाएगा? बताओ, बोलो बोलो। तो कहना, ये वाला जो सर्कल आपने बनाया सर, ये हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्त है, वर्टिकल है। और जबकि ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल है ऐसे शू है, ये कैसा है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही ना। चलो अब आप बताओ इसमें बच्चों, इसके बाद आप मुझे बताओ जरा क्या है। तो आप ये कहना कि ये देखिए, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की ओर है, और देखो इलेक्ट्रॉन धारा यहां हो रही, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर, धारा ऐसे, तो बल कहां लग रहा है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र बाहर, धारा ये, बल ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, बल हमारा ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है ये। और जैसे ही बल हमने ऊपर डायरेक्शन में बोला तो तुरंत देखिए क्या होने वाला है, तुरंत हमारा वृत्त ऐसे बन जाएगा, वृत्त हमारा ऐसे बन जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में ना बल। और जैसे ही वृत्त ऊपर बन गया तो आप बताओ आंसर किसके साथ जाएगा? ए सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, ए सर्कल इन वर्टिकल प्लेन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट है, ये तो आसान है यार, क्वेश्चन नंबर 34, ये आप खुद ही लगाइए हैं, इसमें वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, E बराबर L। आगे बताइए क्या होता है? DI/dt। वोल्टेज के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला लगा दिए। चलो वोल्टेज कितना है सर? इस बार वोल्टेज 30 वोल्ट है,
इंडक्टेंस मुझे निकालना है, धारा हमारी 6 एम्पियर है और समय तुम्हारा 0.3 सेकेंड है। सॉल्व कर दीजिए। हाँ बिल्कुल शिवम कुमार, आप बिल्कुल उसके लिए चिंता न करें। चलो तो आप बताओ यहां से दशमलव हटाकर, या दशमलव हटाइए छोड़िए, आप जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहां से उड़ा देंगे। 3 3 9, तो L बराबर हो जाएगा 9/6। 9/6 को हम लोग 3/2 हेनरी के नाम से जान सकते हैं, और 3/2 का मतलब हो गया 1.5 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। हाँ इसमें भी देखो एक कॉइल का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी का, है ना, जैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होती है वैसे ही ध्यान रखना हमारी कॉइल में भी स्टोर्ड एनर्जी होती है। बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है कॉइल, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इस कॉइल में कोई धारा बह रही है तो बताइए इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी का क्या मान होता है, तो हाफ L × I²। ये किसी भी कॉइल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है कि हमें L तो पता है लेकिन I नहीं पता। बच्चों I के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे, V/R। वोल्टेज तुम्हारा 200 है, रजिस्टेंस तुम्हारा 20 है, ये देखो। ओके, तो I बराबर कितना हो जाएगा सर? I बराबर 10 एम्पियर हो जाएगा। I बराबर 10 एम्पियर हो जाएगा। 1/2 L। L के लिए कितना है सर? L के लिए 5 हेनरी है। I हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो आप बताओ यहां से उत्तर किसके साथ जाएगा? 50 × 5 250। 250 जूल, ये हमारे सवाल का सही उत्तर है ना। ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है, ले लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको। सवाल अच्छा है, काफी अच्छा है। यह सवाल RRB JEE 2019 में आया हुआ सवाल है। चलो बताओ, किसी चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ये किस पर निर्भर करता है? कुल आवेश किस पर निर्भर करता है? कुल आवेश, जैसे पहला लिखा है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर यानी ΔΦ/ΔT पर निर्भर करता है कुल आवेश। केवल चुंबकीय फ्लक्स यानी ΔΦ पे निर्भर करता है ना। और केवल प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, ये प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स यानी φ1, और चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन यानी ΔΦ, केवल अंतिम चुंबकीय फ्लक्स φ2। ये सवाल है पूरा, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझो, अभी सबका आंसर गलत आ रहा है इसमें, रुक जाइए। मैंने कहा ना, सवाल में देखो इन्होंने किसके बारे में पूछा है? प्रेरित कुल आवेश पूछ रहा है। कुल आवेश किस पर निर्भर करेगा? कुल आवेश, सुनिए आप ध्यान से, यहां पर अभी मिस्टेक हो रही सबसे, है ना। किसी का सही आ रहा है? इंडियन रेलवे मोटिवेशन, क्या बात है, तुम एकदम जो है धर्मेंद्र जैसे आए और सही आंसर दे दिया, तुम्हारा सही है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, ये बताओ वोल्टेज E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज E बराबर फॉर्मूला होता है ΔΦ/ΔT। ये बात सबको पता है ना। लेकिन अगर यही तुमसे पूछा जाता है कि धारा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो धारा बराबर होता है E/R, भाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज की जगह पे लिखा जा सकता है ΔΦ/ΔT, तो 1/R ΔΦ/ΔT। ये तुम्हारा किसका मान हो जाएगा सर? ये हमारा धारा का मान हो जाएगा। ये फॉर्मूला धारा का होता है। लेकिन अगर यही फॉर्मूला आवेश का पूछा जाता, आवेश, तो I की जगह पे खोलना पड़ता Q/T। भाई I की जगह Q/T खोलते, बोलो भाई, I की जगह क्या खोलते? Q/T खोलते। और जैसे I की जगह Q/T खोलते तो आप मुझे बताओ सर ग्रुप डी में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? कोई भरोसा नहीं है ना। मान के चलो कि लगभग 35 से 40%, 40% के आसपास तक का फिजिक्स आता है। ΔT से ΔT कैंसिल, तो 1/R, और आगे बताइए क्या बन जाएगा? ΔΦ। तो बच्चों ये बताओ, जो चुंबकीय ये आवेश है ना, आवेश, कुल आवेश, ये किस पर निर्भर कर रहा है? ΔΦ पे निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? ΔΦ पे निर्भर कर रहा है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो आगे, नेक्स्ट 37 अगला क्वेश्चन। 40
मनीष, आपको अभी तक ये नहीं पता कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं डेली हैं? चलिए अब यहां पर दो फॉर्मूले और नोट डाउन कर लो कॉपी में, ध्यान सुनो। देखो, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास कोई ये रॉड इस तरीके से है जिसको लीनियर वेलोसिटी दी जाती है, और ये वेलोसिटी एक चुंबकीय क्षेत्र में दी जाती है ना, ये वेलोसिटी एक चुंबकीय क्षेत्र में दी जाती है, तो इस पर कितना वोल्टेज पैदा हो रहा है ई, वो बताना है बच्चों। इसको बोलते हैं लीनियर इंडक्शन। अगर यही रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा दिया गया होता, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा दिया गया होता, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया गया होता, तो आप बताइए इस पे पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल ई क्या होता। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर ईएमएफ और इसको बोलते हैं एंगुलर ईएमएफ, है ना। वो तो तुम्हारे ऊपर है भैया, वो तो तुम्हारे ऊपर है। और 40 दिन क्यों सोच रहे हो यार, क्या अगला वाला एएलपी अगला वाला वो नहीं देना क्या, अगर अभी नहीं निकला तो? चलो, तो ध्यान रखना, लीनियर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी VBL। L इसकी लंबाई है ना, V क्या है बच्चों, V इसका वेग है, और E क्या है, E हमारा विद्युत वाहक बल जिसको आप ईएमएफ कहते हैं। ये लीनियर ईएमएफ का फॉर्मूला है, जबकि ये हमारा एंगुलर ईएमएफ है, और दोनों डायनेमिक ईएमएफ में आते हैं। डायनेमिक का मतलब चलने वाले ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे एंगुलर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। और ये दोनों एग्जाम्पल किसमें आते हैं सर, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे डायनेमिक ईएमएफ में आते हैं। डायनेमिक या डायनेमिक इंडक्शन बोल दीजिए, डायनेमिक इंडक्शन। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? अच्छा, कोई मुझे बताए, दो तरह के इंडक्शन होते हैं, एक होता है डायनेमिक इंडक्शन और एक होता है तुम्हारा स्टैटिक इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन, ओके। ये जो डायनेमिक इंडक्शन है ये दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और एक हमारा एंगुलर, ठीक। जबकि स्टैटिक इंडक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा इंडक्शन बताइए हमारा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, जिसपे अलग अलग चीजें काम करती हैं। अभी इस पर एक सवाल आएगा, अभी थोड़ी देर में आने वाला है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है। अरे नेक्स्ट लीजिए, हाँ अब यही वाला सवाल है, देखो आ गया, इतनी देर से इसी की बात कर रहा था। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये किसमें यूज होता है? स्टैटिक इनमें से किसमें यूज होता है, बताओ आंसर। अब मुझे देखना है कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते। सर आप बहुत तैयारी किए हुए हैं। बहुत तैयारी नहीं किया हुआ मैं बहुत पढ़ाया हुआ हूं। मैंने पढ़ाई अपने लिए कभी नहीं पढ़ा, विश्वास मानिए, अपने लिए मैंने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन मैंने लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, डी नहीं सही है बच्चों। जनरेटर और अल्टरनेटर या मोटर, जनरेटर मोटर अल्टरनेटर, इसमें एक चीज घूमती है, समझो बात को, आर्मेचर कॉइल घूमता है ना, इसीलिए जनरेटर अल्टरनेटर मोटर इसमें एक घूमने वाली चीज लगी होती है जिसको आर्मेचर कहते हैं, और इसीलिए ये हमारा डायनेमिक इंडक्शन के पार्ट में आता है। किसमें आता है? डायनेमिक इंडक्शन में आता है। डायनेमिक इंडक्शन का मतलब होता है जहां नहीं कोई मोशन हो रहा हो, काम खत्म। लेकिन ट्रांसफॉर्मर हमारे इसमें मोशन कुछ नहीं होता, इसीलिए ये हमारा एक स्टैटिक इंडक्शन में आता है। और स्टैटिक इंडक्शन दो तरह के होते हैं, मैंने बताया, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल। तो स्टैटिक में भी कौन सा? म्यूचुअल। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, डी मत लगा देना, ठीक है। अरे ये लो 39 नंबर होती है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हद है यार। इसीलिए मैंने सबसे पहले ना तुम्हें दिखाया था, ये देखो तो यार, ये लेवल देखो ना, ये लेवल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं
और ये सब सवाल क्या अब नहीं लगा पाओगे ना, तुरंत लग जाएंगे वाले सवाल। तो मेरे भाई आप ये मत सोचना कि इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, नहीं तो देख लीजिए ना, एक आदमी वो होता है जो दूसरों की गलती से सीट लेता है ना, एक आदमी वो होता है जो दूसरों की गलती से सीट लेता है, और एक आदमी वो होगा जो बार बार गलती करेगा फिर भी नहीं सीट पाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों की गलती से सीट लो। इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता? बच्चों ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना, वोल्टेज, धारा सब बदल जाता, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी पहले भी 50 हर्ट्ज होती है ट्रांसफार्मर में एंट्री में, और एग्जिट में भी 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर एकदम सही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। नेक्स्ट है, ये लो इसका आंसर करिए जल्दी से, देखे भाई कितने लोग इसका आंसर देते हैं। सर क्वेश्चन को उतना खोलते ही है, हमको देखकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सवाल होती है, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय प्रेरण बी की भिन्नता को एक लंबे सीधे तार के दूरी आर से सबसे अच्छा दिखाता है? मतलब बी और आर में सही संबंध बताना है। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र बी होता है उसका फॉर्मूला μ0/4π, और आगे बताइए क्या होता है, 2I/r होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी कहीं ना कहीं बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे। और फिजिक्स में ये वाला ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आ जाए तो हमेशा इस तरह से कर्व आता है, इसे बोलते हैं हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा कह रहा है ये बी वाला आंसर हो रहा है। मेरे भाई बी वाला आंसर पता कब होता? जब बी वाला आंसर मेरे दोस्त तब होता जब ये फॉर्म x/a + y/b बराबर 1 इस वाला रूप का होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का थोड़ी ना होता, बी वाला नहीं हो रहा। समझे नहीं समझे? हाँ भाई, तो आज के 40 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और मैग्नेटिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं फिर बता दूं, एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुके हैं ये सारे ऑफर। और आप लोग को एक बात और बता दूं, पूरा साइंस को हल्के में मत ले लेना। 2022 एक प्रॉपर एग्जाम्पल है ग्रुप डी का, बिहार एसएससी। जाके देखिए कितने आसान सवाल पिछली बार पूछे जाते थे, इस बार जाके उठा के पेपर उठा के देखो, लोगों के टनपटी से पसीना आया है बिहार एसएससी में। सीटेट टीचिंग एग्जाम पहले बहुत आसान सवाल आते थे, इस बार सीटेट का पेपर उठा के देखो पिछली बार वाला, पूछो उनसे हालात कैसा पढ़े थे और कैसा आया था। इसलिए साइंस को मजाक में मत ले लेना। मैंने अपने बैच का दाम वैसे भी बहुत कम कर दिया, आप सब लोग बैच ज्वाइन करके साइंस एक बार अच्छे से पढ़ लो। कैसे बैच को ज्वाइन करना है? सबसे पहला काम आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब यहाँ व्यू ऑल में जाएंगे ना, तो ऐसे साइंस का मेरा स्पेशल बैच नजर आएगा। बच्चों की खुद जाके रेटिंग देखिए, है ना, और वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड YOGI10 लगाइएगा, और जैसे ये कोड इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट के साथ आप हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। फिर भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो 9696 102 411 आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, है ना। मुद्दे की बात पता है क्या है? मुद्दे की बात यह है कि कल शाम 7 बजे जो है मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा, जो वीडियो मैग्नेटिज्म की कंप्लीट थ्योरी होगा। और मैग्नेटिज्म की जो कंप्लीट थ्योरी होगा वो हमारा 1 शॉट थ्योरी होगा। 1 शॉट 6 से 7 घंटे की अकेले थ्योरी है। ये ऑफर इसलिए, ये थ्योरी मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे ये समझ सके कि आपको कैसे हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, आपको डिसीजन लेने में मदद आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अच्छा हाँ, कल अब हो सकता है कि मैं घर जा रहा हूं या फिर मैं मना कर दूं अगर, और कल की क्लास हो सकता है कि मेरी क्लास कल नहीं चलेगी क्योंकि दशहरा है, मुझे अचानक से घर में काम आ गया और इसीलिए मैं अलग वीडियो डाल रहा हूं। और बाकी परसों का जो टॉपिक होगा, संडे को क्लास चलेगी, तो संडे का जो टॉपिक होगा वो वर्क, पावर और एनर्जी का टॉपिक होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और सारे बच्चे आज की वीडियो में कमेंट करके बता देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।